हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम अम्ल, अक्षारक एवं लवण के जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जितने आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं। हमारे जो थ्योरी का पार्ट था, जो टॉपिक्स थे हमारे सारे, वो क्लियर हो चुके थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उनके कुछ प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। कि ऐसा क्या होता है कि उनको पीतल व तांबे के बर्तनों में कभी नहीं रखा जाता। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जो दही होती है या खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल होता है। और वो अम्ल जब उसको रखा जाएगा किसी भी तांबे या पीतल के बर्तन में, तो वो अम्ल उस जिस जिस भी बर्तन के अंदर रखा गया है उसके साथ अभिक्रिया करके, उस तांबे के साथ अभिक्रिया करके, या फिर उस जो हमारा पीतल का कोई बर्तन है उसके साथ अभिक्रिया करके ऐसे लवण बनाएंगे जो जहरीले होते हैं, जो हानिकारक होते हैं। इसीलिए हम क्या नहीं करते, पीतल व तांबे के बर्तनों में कभी भी दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखते। तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे बताते हैं कि दही व खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है, जो पीतल या तांबे के बर्तनों में रखने पर, बर्तनों में रखने पर उनसे अभिक्रिया करके, उनसे अभिक्रिया करके हानिकारक लवणों का निर्माण करते हैं, लवणों का निर्माण करते हैं, जो बस इतना ही लिख सकते हैं हम, जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होते ही हैं। तो यानी कि जो खट्टे पदार्थ है और जो दही है वो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, जिस भी बर्तन में, अगर वो तांबे में रखा गया है या वो सिल्वर में रखा गया है, और फिर वो जहरीले लवण बनाते हैं या हानिकारक लवण बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, और एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। हमें क्या बताना है, हमने ये बताना है कि जो धातु है जब उसके साथ कोई अम्ल अभिक्रिया, मतलब जो धातु के साथ अगर कोई अम्ल अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलेगी। और फिर ये भी बताना है कि कैसे पता चलता है, ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको पता चले कि हाइड्रोजन गैस निकली है। याद कीजिए, हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में जब हमने अम्ल और अक्षारक की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, उसमें सबसे पहला टॉपिक यही था कि अम्ल एवं अक्षार जब किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के साथ, तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके लिए समीकरण लिख सकते हैं, जैसे हमारा Na सोडियम हमारा हो गया धातु, प्लस HCl हमारा हो गया वो अम्ल, और जैसे ही अभिक्रिया करेंगे NaCl हमारा बन जाएगा लवण, और प्लस में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो रासायनिक समीकरण हो गई जिसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि किसी भी धातु के साथ अम्ल अगर अभिक्रिया करेगा तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस से निकालता है। मतलब ये एक कॉमन, मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था कि अम्ल एवं अक्षारक में क्या चीज़ सामान्य, मतलब कि समान है, एक जैसी है, क्योंकि वो दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट था, हमने कुछ ऐसा किया था कि एक परख नली के अंदर, एक परख नली के अंदर हमने कुछ अम्ल लिया,
और उसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हमने धातु के। किसके? धातु के। ये जो है ये हमारी है धातु, और ये जो है हमारा ये है अमल। और होगा क्या, यहाँ पर एक कोर्क लगाया था हमने, जिसमें से एक ऐसे पाइप निकाली थी, छोटी सी नली निकाली, और उसके आगे चलकर छोड़ दिया गया किसी भी एक बर्तन के अंदर, जिसके अंदर क्या भरा हुआ था, जिसके अंदर आपका पानी भरा हुआ था बहुत सारा। अब हुआ क्या कि इसमें से जो है छोटे छोटे गुब्बारे यानी कि बबल्स के रूप में ऊपर की तरफ जो है बबल्स निकलने शुरू हो गए, और ये था हमारा साबुन का घोल। क्या था? साबुन का घोल था। अब जैसे ही ये बाहर निकलने लगे, ऐसे उड़ने लगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कैंडल यानी कि एक मोमबत्ती ली, और जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, ये बबल्स इसके संपर्क में आएंगे, जितने भी यहाँ पर ये बनेंगे, तो उसके संपर्क में आने पर वह ऐसे टूट जाता था, ऐसे ब्लास्ट होता हमें लगता था, और ऐसे पटाखों की आवाज़ सी, हमें छोटे छोटे पटाखों की आवाज़ आती है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसके द्वारा बताया गया, ये पता चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस निकली है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जैसे ही ऊष्मा के संपर्क में आएगी वो जलना शुरू कर देगी, और ये उसकी समीकरण हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कोई धातु यौगिक ए, मतलब कोई एक धातु यौगिक है, कोई कंपाउंड है ए, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। यानी एक क्या है हमारे पास, HCl है, हमारे पास देखिए HCl के साथ अभिक्रिया करेगा ये ए। वो कहता है कि एक धातु यौगिक है ए, और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। उसकी अभिक्रिया के बाद बुदबुदाहट उत्पन्न होने का मतलब देखिएगा क्या है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यानी इसमें से जो गैस निकलेगी, हमें नहीं पता ए क्या है, जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो एक गैस निकलेगी, और वो गैस जो है मोमबत्ती को बुझा देगी। तो ऐसी गैस जो किसी भी जलती मोमबत्ती को या आग को बुझा सकती है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो ध्यान रखिएगा कि किसी भी आग को बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। तो यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब जो यौगिक उत्पन्न हुए, उत्पन्न यौगिकों में एक तो है कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ऐसी क्या समीकरण है जो इसको बताती है? देखिए यहाँ पर ए रखा गया, हमें नहीं पता क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ वो जैसे ही रिएक्शन करेगा, मोमबत्ती को बुझाने वाली एक गैस निकलेगी, तो हमें पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि उसके अभिक्रिया करने के बाद निकलेगी ना। और दूसरी बात हमें दिया गया, उत्पाद में जो बने गए उत्पन्न यौगिकों में जो उत्पन्न हुए CO2 के साथ, उनमें कैल्शियम क्लोराइड भी था। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2। तो ऐसा जिसमें ये तो बना क्या, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वह कौन सी रासायनिक समीकरण थी जिसमें आपने पढ़ा था कि जो है हमारा लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? याद कीजिए, वो थी हम। और अभिक्रिया किसके साथ की? अम्ल के साथ। तो वो थी हमारी, जब धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, वो अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ, तब जाकर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लवण बनता था, और साथ में क्या निकलता था? जल निकलता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी भी धातु का क्या होगा? एक कार्बोनेट होगा। तो एक ही जगह क्या आएगा? धातु का कार्बोनेट। अब आपको दिख भी रहा होगा धातु ली गई है कैल्शियम, क्योंकि वो जो हमारे उत्पाद बने हैं, जो उत्पन्न हुए हैं यौगिक, उनमें दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम का कार्बोनेट, और साथ में क्या निकलेगा? जल। इसको यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण आपकी संतुलित हो चुकी है। ठीक है, तो ये होगी आपकी वो समीकरण। बस हमें ये बताना था कि ए यहाँ पर क्या है। ए क्या होगा कि जब वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे और एक ऐसी गैस को निकाले अभिक्रिया करने के बाद जो मोमबत्ती को बुझा दे, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनाए वो कैल्शियम का क्लोराइड, तो वो लवण बन गया, और जल निकलता ही है। बस यहीं से पता चल गया कि लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद कीजिए, कब निकलती थी? जब अम्ल जो है हमारा, वो दे ही रखा है, वो किसके साथ अभिक्रिया करे? किसी भी धातु के कार्बोनेट के साथ, या किसी भी धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है
HCl और HNO3 दो हमारे दोनों के दोनों अम्ल हैं आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो HCl और HNO3 हैं, जब इनको जल में डाला जाता है तो ये अम्लीय बना देते हैं, लेकिन जब इनको हम अल्कोहल में डालते हैं, ग्लूकोज में डालते हैं, तब ऐसा नहीं होता। क्योंकि होता क्या है, जो हमारे अम्ल होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था HCl टूट जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अगर H2SO4 है, ये भी अम्ल होता है, H पॉजिटिव HSO4 पूरे के ऊपर नेगेटिव, इसमें टूट जाएगा। HNO3 है हमारा, तो ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, इसमें टूट जाएगा। अगर हम इन सभी को देखते हैं तो इन सभी में हम यही पाते हैं H पॉजिटिव निकल रहा है। और ये कब निकल रहा है, जब ये विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तब क्या होगा, तब जाकर हमारा H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव आयन निकलेगा, तभी हमारे हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, क्योंकि वो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। हाइड्रोनियम आयन बनेंगे तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, विलयन अम्लीय कहलाएगा। लेकिन होता क्या है कि HCl और HNO3 जो है जलीय विलयन में विघटित हो जाते हैं और अल्कोहल में और ग्लूकोज में विघटित नहीं होते। तो हम लिखेंगे HCl व HNO3 जलीय विलयन में विघटित होकर H पॉजिटिव आयन निर्मित करते हैं, H पॉजिटिव आयन देंगे जो जल के अणुओं के साथ, अणु के साथ अभिक्रिया कर, क्योंकि अकेला तो ये रह नहीं सकता, अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। यानी होगा क्या कि ये दोनों इसीलिए अम्लीय हैं जल में, क्योंकि ये जल में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और H पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जो कभी अकेला तो रह नहीं सकता, तो वो जल के अणुओं के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करके H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और उसी की वजह से क्या कहलाता है, सारा विलयन अम्लीय कहलाता है। तो जैसे देखिए हमारा HCl था, जल में डाल दिया तो क्या होगा, H पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग हो गया। और ये H पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता, तो आगे मैं लिख रहा हूँ H पॉजिटिव, यहाँ मैंने वैसे ही जल लिखा है, सिर्फ यहाँ पर मैं उसकी अभिक्रिया लिख रहा हूँ, तो ये हो गया H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन किसमें नहीं होता, लेकिन ग्लूकोज एवं अल्कोहल में हम लिख देंगे कि जो HNO3 है और HCl है वो विघटित नहीं होते। ठीक है, इसी वजह से ये सिर्फ जल में क्या, जलीय विलयन में क्या होते हैं, अम्लीय, लेकिन बाकी जो हमारा ग्लूकोज या हमारा जो अल्कोहल का जो विलयन बनेगा उसमें अम्लीय नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, कि देखिए अम्ल का जलीय विलयन, इसका कहने का मतलब है कि ऐसा जल जिसमें अम्ल मिला हुआ है वो क्यों विद्युत का चालन करता है, ये हमें बताना है। देखिए विद्युत के चालन के लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी घोल में आयनों का होना जरूरी है। आयनों की वजह से क्या होता है, विद्युत जो है वो चल सकती है, वो किसी भी विलयन के अंदर से विद्युत प्रवाहित हो सकती है यदि उसके अंदर आयन पड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे कि अम्ल की जलीय विलयन अगर हम क्या करते हैं, हम बताएंगे अम्ल के जलीय विलयन में विघटित अम्ल के आयन, कि जो टूट चुका है अम्ल, उसके आयन, अम्ल के आयन
आयनों के कारण ही विद्युत प्रवाहित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा जल में जैसे ही अगर हम क्या करते हैं, जल और अम्ल का अगर हम घोल लेते हैं, मान लिया HCl ले लिया, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये आगे चलकर H3O पॉजिटिव बनाएगा, तो वो आयन बनेगा एक हाइड्रोनियम आयन, और ये भी बनेगा एक ये बनेगा क्लोराइड आयन बनेगा, और ये दोनों ही आयनों की वजह से उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्योंकि जो अम्ल है वो विघटित होकर आयन बनाता है, और आयन के कारण ही उस विलयन के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती? देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ध्यान देने योग्य बात हो। कैसे? देखिए कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क का मतलब जो आपकी शुष्क है, यानी कि कोई उसका लिक्विड फॉर्म में नहीं है आपकी वो गैस, शुष्क लिटमस पत्थर है, बिल्कुल शुष्क है वो लिटमस पत्थर, उसके रंग को क्यों नहीं बदलती, यानी कि क्यों प्रभावित नहीं करता? हमें पता है कि अगर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, HCl है जो शुष्क है, और जो लिटमस पत्थर होगा, मान लिया लिटमस पत्थर है, किसको बदलती है लिटमस पत्थर? लिटमस पत्थर में हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले से उसको लाल में बदल देते हैं, लेकिन लिटमस पत्थर भी क्या है, शुष्क है। तो क्या इस नीले को लाल में परिवर्तित करेगी ये गैस? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो HCl है ये शुष्क है, और जो हमारा लिटमस पत्थर है, लिटमस पत्थर है, ये भी शुष्क है। क्यों? क्योंकि किसी भी अभिक्रिया को यानी कि अम्ल की अभिक्रिया होने के लिए उसके लिए एक जलीय विलयन होना जरूरी है, जल के अणु होना जरूरी है, जो इनमें है ही नहीं, दोनों ही शुष्क हैं। अगर जल नहीं होगा तो तभी तो वो क्या नहीं होगा, जो HCl है वो हमारा विघटित ही नहीं होगा, विघटित नहीं होगा, यानी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो H पॉजिटिव ही नहीं आएगा, तो H पॉजिटिव ही तो बताता है कि हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और हाइड्रोनियम आयन किसको बताता है कि वो अम्ल है। यानी यहां तक तो पहुंचती नहीं है ना हमारी अभिक्रिया, यहां तक कब पहुंचेगी, जब हमारे पास जल के अणु हो, लेकिन बताया गया दोनों ही शुष्क हैं, यानी कि इनमें जल के अणु कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि इसमें जल का अभाव होता है, जल की कमी होती है। क्योंकि किसी भी अम्ल को विघटित होने के लिए जल के अणु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर जाकर वो हाइड्रोनियम आयन में बदलता है, और फिर जाकर वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने गुण को प्रदर्शित करता है कि वह अम्ल है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? यह भी काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, बच्चों के माइंड में काफी क्वेरी रहती है इस बात के लिए कि अम्ल में जल को मिलाएं या जल में अम्ल को मिलाएं। होता क्या है एक्चुअल में? होता यह है कि जल और अम्ल दोनों की अगर अभिक्रिया को देखा जाए तो वह एक ऐसी अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, और इतनी ज्यादा अमाउंट में निकलती है कि वो नुकसानदायक हो सकती है। तो यदि हम क्या करते हैं, अम्ल को मिलाते हैं जल में, अम्ल को मिलाते हैं जल में, तब हम ये देखते हैं कि उसको धीरे धीरे किसी भी एक रोड, यानी कि जो कांच की एक छड़ होती है उसकी मदद से हम उसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें और घोलते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर अमल जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने अमल के अंदर जल डाल दिया तो उसमें होता क्या है, अमल की सांद्रता ज़्यादा होती, अमल के अणु ज़्यादा होंगे और जल के कम होंगे, तो इस वजह से जो है एक साथ बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है, और उसकी वजह से जो आपका कांच का जो भी आपने बर्तन लिया है वो भी टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो हम कैसे बताते हैं, हम ऐसे लिखेंगे कि अम्ल एवं
जल की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा अक्षेपी होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसमें काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। यदि हम जल में अम्ल को घोलते हैं तब उसको धीरे धीरे घोला जाता है, या हम लिख सकते हैं मिलाया जाता है। लेकिन अम्ल के जल के अम्ल में मिलने पर, अम्ल में मिलने पर, लेकिन जल के अम्ल में मिलने पर इतनी ऊष्मा निकलती है कि वह कांच के उस बर्तन को भी तोड़ सकती है, वह नुकसान पहुंचा सकती है। यानी जब हम क्या करेंगे कि जल के अंदर जब हम अम्ल को मिलाते हैं तब भी ये ध्यान रखना होता है कि अम्ल एक साथ ज़्यादा ना मिल जाए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अम्ल उसमें मिलाया जाता है कुछ कुछ बूंदों के रूप में, और उसको तब भी धीरे धीरे घोला जाता है। या तो बीकर को हिलाते रहेंगे या एक छड़ से उसको ऐसे घोलते रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमने जल को मिला दिया अमल में, इतने सारा अमल पड़ा और उसमें जल को मिला दिया, तो एक साथ बहुत सारी ऊष्मा निकलती है और जिसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है। वो जो आपका कांच का बर्तन है वो भी टूट सकता है और आपको भी जो है हानि पहुंचा सकता है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि अमल में जल को मिलाना चाहिए, ना कि जल को अमल में। ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? देखिए, अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अम्ल के विलयन को, अम्ल का एक विलयन है, मतलब अम्ल और जल का एक विलयन बना हुआ है, उसको अगर हम तनुकृत करेंगे। अब देखिए, तनुकृत करने का मतलब क्या है? जल की मात्रा अधिक करना, अम्ल की मात्रा कम करना, यही होता है तनुकृत। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल हमारे कौन से होते हैं? सांद्र होते हैं जिसमें हमारे अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम हो। तनुकृत हमारे वो होते हैं जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाए और अम्ल की मात्रा कम हो जाए। तो उसको तनुकृत करने का मतलब क्या है? हम जल को ज्यादा करते जाएंगे, अम्ल अपने आप उसके अंदर कम होता जाएगा। तो होगा क्या, देखिए हम ऐसे बताते हैं। अम्ल में या अम्ल के विलयन में, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन जिसको हम H3O पॉजिटिव से लिखते हैं, की सांद्रता
कम हो जाती है। की सांद्रता कम हो जाती है, क्योंकि होता क्यों है, तनुकृत होने पर जल की मात्रा अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, और प्रति इकाई आयतन में जो अम्ल है, अम्ल की सांद्रता कम हो जाती है। अब देखिए कैसे, मान लिया हमने एक बर्तन ले लिया और यहां पर ले लिया, इसमें हमारे पास था एक घोल, जो था किसका, एक अम्लीय घोल था, यानी कि अम्ल प्लस जल। लेकिन हमने इसमें जैसे ही क्या किया, और पानी मिलाया, तो ये इतना हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मान लिया इसमें हमने एक प्रति इकाई आयतन ले लिया, और इस आयतन के इसमें मान लिया कि हमारे पास क्या पड़ा था, अम्ल के कुछ होंगे, जो आयन होंगे वो पड़े होंगे, हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पर जैसे जल और बढ़ा दिया, तो हाइड्रोनियम के आयन उसी, अगर हम उसी आयतन में देखेंगे तो हाइड्रोनियम के आयन कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि जल बढ़ा दिया। अगर कम हो गए तो यहाँ सांद्रता कम, यहाँ सांद्रता ज्यादा, तो इसीलिए उसकी जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने लिखा अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, क्योंकि तनुकृत होने पर जल की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि तनुकृत करेंगे तो जल अधिक हो जाएगा, जल अधिक होगा तो प्रति इकाई आयतन में अम्ल की सांद्रता अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्रति इकाई आयतन में अम्ल कम मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि वो कम हो सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक्य क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव की सांद्रता जो कैसे प्रभावित होती है। अब हमने इसके बारे में बताना है। अब ये देखिए, वही है कि आपको दिया गया है एक बर्तन में कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, एक विलयन है, जल के साथ घोल है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, और उसमें अधिक्य क्षारक मिलाते हैं, यानी हम इसमें क्या मिलाते हैं, क्षारक मिलाना शुरू कर देते हैं, और भी ज्यादा क्षारक उसके अंदर डालना शुरू कर दिया, तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन कितने होंगे। अब मान लीजिए पहले प्रति इकाई आयतन में जो OH आयन है हमारे वो इतने थे बस, क्योंकि पहले हमारा ये जल में घुला हुआ है, OH नेगेटिव आयन होंगे हमें पता ही है, क्योंकि NaOH बदल जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो हमने क्या किया, अब इसमें जल नहीं मिलाया, हमने मिला दिया इसमें और ज्यादा क्षारक मिला दिए, और ज्यादा। तो उसी प्रति अगर हम क्या देखें, उसी प्रति इकाई आयतन को अगर हम देखते हैं, तो उसी प्रति इकाई आयतन में देखना क्या हो जाएगा, जो और भी ज्यादा वो क्या हो गया, उसी जल के अंदर और भी ज्यादा क्या आ गया, क्षारक आ गए बहुत सारे, तो अक्षारक की मात्रा क्या हो गई, बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो सांद्रता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो हम ऐसे बताते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक्य क्षारक मिलाए जाते हैं, तब जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन के अंदर जो है OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें अगला हमारा क्वेश्चंस आता है कि कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड CaOCl2, यौगिक का प्रचलित नाम लिखना है आपने, नाम। चलिए नाम बताइए। मैंने आपको क्या क्या करवाया था, मैंने आपको कि जब
लवण से रासायनिक, जब मतलब कि जो लवण को से जब हमारा हमने बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया। फिर हमने देखा था किसके बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में। फिर हमने क्या पढ़ा था, तीसरा तीसरा हमने पढ़ा था जो है आपका बेकिंग सोडा के बारे में। चौथा हमने क्या पढ़ा था, धावन सोडा के बारे में। पांचवा हमने पढ़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में। तो याद कीजिए ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था विरंजक चूर्ण का। किसका, विरंजक चूर्ण का। तो हम लिखेंगे CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा ही क्वेश्चन था। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ये देखिए वापस से वही बातें हो रही हैं कि आपको ये दिया गया कि उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से तो करेगा अभिक्रिया और तब जाकर बनाएगा विरंजक चूर्ण। तो हमें एक बात पता चल गई कि विरंजक चूर्ण बना था, और उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और तभी तो बनाता है। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किसने की थी, याद कीजिए, इसके साथ अभिक्रिया की थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं ना, उसने अभिक्रिया की थी। तो तब जाकर क्या बना था, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके CaOCl2 प्लस में CO2 गैस और H2O का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए, यानी जल की कठोरता को हटाने के लिए, जल की कठोरता को कम करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम का यौगिक बताना है, वह कौन सा था। तो याद कीजिए, आपने उनके उपयोग पढ़े हैं, तो किसका उपयोग था जिसमें हमने ये लिखा था कि वह जल की कठोरता को कम कर सकता है, जल की कठोरता को हटाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। वो हमारा था सोडियम का यौगिक था Na2CO3, और जिसमें 10 अणु थे जल के। क्या था, Na2CO3, और जिसमें 10 अणु थे आपके किसके, जल के। ये हमारा वो यौगिक था सोडियम का, जिसके द्वारा जो है कठोर जल हमारा जो है, जिसकी जल की कठोरता जो है वो हट जाती थी, यानी कि जल की कठोरता कम हो जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसका नाम आपको याद करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, याद कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद कीजिए, के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखनी है। हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लीजिए, सोडियम के लिए Na, हाइड्रोजन के लिए H, कार्बोनेट के लिए CO3, इसको किया जाएगा गर्म, तब क्या होगा। अरे याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका फॉर्मूला था आपका, आपने फिर इससे और चीज़ें बनाई थी, आप घरों में खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, बेकिंग सोडा, इसका था बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडे में हमने देखा था कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको जब गर्म किया जाता है तो हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकलता है। क्या निकलता है, दो हमने जब इनका लिया तो सोडियम कार्बोनेट, CO2 और जल। ठीक है, फिर हमने ये भी टेस्ट किया था कि जो CO2 है ये कैसे पता चलता है कि CO2 निकल रही है। तो इस में अभिक्रिया में हमने समीकरण लिखना था, तो समीकरण हमने लिख दिया बस। ठीक है, हम बताएंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा आता है लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कर के लिए समीकरण लिखिए। सिंपल सा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, याद कीजिए POP का फॉर्मूला क्या था,
पीओपी का फॉर्मूला था हमारा CaSO4 और आधा अणु था हमारा जल का, और वो कहता है कि जल के ही साथ ही अभिक्रिया करवानी है। जल के साथ अभिक्रिया हमारी होगी 1.5 H2O के साथ। जल हमारा इतना होना चाहिए, अब कितना भी ले लीजिए बनेगा तो जिप्सम ही। तो इससे क्या बनता था, CaSO4 और 2 अणु बन जाते थे पूरे जल के, यानी ये हमारा बन जाता था जिप्सम, और ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हो गई इसकी समीकरण। तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो हमने ट्राई किए हैं, आ गए होंगे। तो जो आपके अभ्यास के प्रश्न जो बचते हैं, जो आपका बाकी जितना भी आपका वर्क बचता है वो हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।